एसीएल स्प्रेन और एसीएल टियर में फ़र्क क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसी क्वेरी लेके आते हैं जिनकी उनकी एमआरआई में स्प्रेन के सिम्टम के डायग्नोसिस होती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम साल 2 साल से प्रॉब्लम हो रही होती है और वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सर्जरी करनी चाहिए या नॉर्मल एक्सरसाइज से काम चल सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि एसीएल टियर और स्प्रेन में क्या है। तो पहली चीज़, एसीएल स्प्रेन और एसीएल टियर दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का डायग्नोसिस, दोनों का मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है और इसके बीच कन्फ्यूजन भी बहुत सारी होती है। अगर हम नॉर्मल एसीएल की बात करें, जैसे हमें पता है कि एसीएल नॉर्मल हमारे लेग बोन को थाई बोन से होल्ड करने की कोशिश करता है और उसे आगे निकलने से बचाता है। एंटीरियर ट्रांसलेशन, पिवट शिफ्टिंग, रोटेशन, है ना, और जंपिंग वगैरह में ये हमारे जॉइंट को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो और हमें ये भी पता है कि एसीएल में जैसे कि इसमें दो बैंड्स होते हैं, एंटीरियर मीडियल फाइबर और पोस्टीरियर लैटरल फाइबर, जो अलग अलग रेंज ऑफ मूवमेंट में टाइट होते हैं और लूज होते हैं। मतलब जब हम नी को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, पूरा सीधा कर रहे होते हैं, तो पोस्टीरियर लैटरल फाइबर टाइट होते हैं, और जब हम उसको नी को बेंड कर रहे होते हैं तो एंटीरियर मीडियल फाइबर टाइट होते हैं और पोस्टीरियर लैटरल फाइबर लूज होता है। तो इस तरीके से नी का मूवमेंट प्रॉपरली हो पाता है और उसमें बैलेंस मेंटेन रहता है। इसको डायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं जॉइंट को हम लोग। तो जब आपको कोई इंजरी होती है, चाहे वो पिवट की वजह से हो रहा हो या नी बेंड हो गया हो, ट्विस्ट हो गया हो, या कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके नी के नीचे हुआ हो, उसकी वजह से होता है। तो जब ये टियर होते हैं तो ये टियर को हम लोग 3 तरीके से अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 3 टियर, जैसे आपको पता है, कंप्लीट टियर की पूरा कंप्लीटली चला गया, एसीएल कंप्लीटली फट गया है। ग्रेड 1 में क्या होता है कि एसीएल लगभग इंटैक्ट होता है, बस उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा है ना, रबर बैंड होता है जिसको हम लोग, जैसे सॉक्स पहनते हैं हम लोग, मोजे में आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दिन यूज करने के बाद वो ढीला हो जाता है, तो फटता नहीं है कहीं से। आपको देखने में नॉर्मल लगेगा, लेकिन वो आप जब उसको पहनेंगे तो वो अपने आपके पैर पे रुकता नहीं है, लूज हो जाता है और ढीला होकर नीचे बैठ जाता है, तो आपको कंफर्ट महसूस नहीं होता है। तो इसी को लूजनिंग कहते हैं। एसीएल की लूजनिंग हो जाती है, लंबा हो जाता है, रबर बैंड की तरह वो खिंच जाता है और वो अपनी टाइटनेस को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो ग्रेड 1 जिसमें वो लंबाई बढ़ जाए और वो वैसे तो फटे नहीं, लेकिन वो उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा ग्रेड 2 होता है कि जब, ऐसा कि हमें पता है कि एसीएल में 2 बैंड्स होते हैं, उनमें से एक बैंड टूट जाए, मतलब 50% टीयर है, 70%, 40% टीयर जब होता है, उसमें हम कहते हैं कि एक बैंड, जैसे एंटीरियर मीडियल बैंड या पोस्टीरियर लैटरल बैंड, दोनों में से कोई एक बैंड टूट जाता है, तो एसीएल अपने 100% फंक्शनैलिटी में नहीं होता है। और तीसरे में जब दोनों बैंड्स टूट जाए तो कंप्लीट टीयर, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ओके, तो ये डिफरेंस है स्प्रेन और टियर में, कंप्लीट टियर, पार्शियल टियर और स्प्रेन में। फिर सिम्टम्स कैसे कैसे आएंगे? अब मान लीजिए जब ग्रेड 1 टियर है तो आपके जॉइंट में क्या है, लैक्सिटी है, आपका एसीएल खिंच गया है, तो वो कैसा आपको सिम्टम देगा। और जब आपका कंप्लीट टियर हो गया है, जब आपके दोनों बैंड्स टूट गए हैं एसीएल के, तो कैसा फंक्शन करेगा। तो घर में जब रस्सी टांगते हैं हम लोग, रस्सी टांगते हैं तो जब रस्सी फ्रेश होती है, मजबूत होती है, तो आप अच्छे से टांगिए तो पूरा टाइट रुकता है कपड़ा उसके ऊपर, जो भी चीज़ हम हैंग कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो लंबा हो जाता है, टूटता नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, बट हल्का सा खिंच जाता है, तो ढीला हो जाता है। तो जो ग्रेड 1 टियर में ऐसे ही लिगामेंट हमारा ढीला हो जाता है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर आप कुछ वेट देंगे वैसे ही वो लूज होकर नीचे बैठ जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ग्रेड 1 टियर में जब लैक्सिटी कम हो जाती है तो उसकी नी की बैलेंस की वजह से आपको इनस्टेबिलिटी फील होती है। बट इनस्टेबिलिटी तभी फील होगी जब उस पर ऊपर आप लोड देंगे, जब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में किसी को कम लोड में, किसी को ज़्यादा लोड में, डिपेंड करता है कि लैक्सिटी कैसी है, उस हिसाब से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। और नॉर्मल कंडीशन में जब वो सिंपल बैठने में, चलने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वो रनिंग करेंगे या कुछ और चीज़ें करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। तो जनरली ये ग्रेड 1 टियर स्प्रेन के सिम्टम्स होते हैं और उसका मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से किया जाता है। ग्रेड 2 टियर में जब एक बैंड टूट जाता है तो उनको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मूवमेंट में लैक्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपका पोस्टीरियर लैटरल बन गया है तो आपको खड़े होकर जब आप
कोई मूवमेंट कर रहे होंगे तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं हो रही होगी। और जब आपका एंटीरियर मिडल बदल जाता है तो उसमें आपको जनरली लैक्स बैठे हुए कंडीशन में आपको जो है नी बेंड जब होगा तो आप जॉइंट में इनस्टेबिलिटी होगी। और ग्रेड 3 टीयर में एक पूरा सिग्निफिकेंट लैक्सिटी होती है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका जॉइंट बाहर निकल रहा होता है और आपको कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा, स्टेयर से अप करने में और डाउन करने में भी दिक्कतें आएंगी, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, जॉगिंग भी नहीं कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आपको नी में कम होगा। ऐसे पेशेंट्स एक नी के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डालते हैं और कभी कभी वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम दूसरे नी में पेन लेके आते हैं और बताते हैं कि पहले नी में दिक्कत पहले थी लेकिन अब नहीं होती है, बट अब दूसरे घुटने में दिक्कत हो रही है। फिर हमें समझ में आता है कि वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो एक घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डाल रहे होते हैं जो पहले से सही था, और जो पहले से गड़बड़ था उस पर अपना वजन कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट टीयर्स में ये डिफरेंट तरीके से पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं और ग्रेड 1 में डिफरेंट तरीके से पेशेंट करते हैं। और इसकी डायग्नोसिस बनाना जनरली हम लोग एग्जामिन करके देखते हैं कि लैक्सिटी कितनी है, किस पोजीशन में प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह पे करने में दिक्कत कम हो रही है। तो उसके हम कुछ स्ट्रेस टेस्ट होते हैं जिसमें हम जॉइंट को एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्रेस देके चेक करते हैं कि लैक्सिटी कैसी है, और कुछ एक्टिविटीज़ भी करके चेक करते हैं कि आपके जॉइंट में प्रॉब्लम कैसे आ रही है। फिर इसको डायग्नोसिस करने में एमआरआई हेल्पफुल होता है, बट हमेशा एमआरआई 100% एक्यूरेट नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एमआरआई की फाइंडिंग नॉर्मल होती है लेकिन उसमें एसीएल टीयर होता है और उनकी लैक्सिटी भी होती है, क्योंकि एमआरआई जो है आपकी स्टैटिक कंडीशन को चेक करता है। आप लेटे होते हैं, पैर को बिल्कुल हिलाना नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एमआरआई आपके जॉइंट की इमेज लेता है। तो वो जज ये नहीं कर पाता है कि जब आप इसके ऊपर लोड डालेंगे, जब आप जॉइंट के ऊपर लोड डालते हैं तो कैसा बिहेव कर रहा है। तो एमआरआई की ये एक प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल होती है बट पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में एसीएल टीयर हिडन होता है जो स्ट्रेस करने पे आपको फील होता है। तो ये थोड़ा सा एमआरआई में इंपॉर्टेंट होती है समझना कि हर नॉर्मल एमआरआई नॉर्मल नहीं है और हर स्ट्रेन एसीएल का सिर्फ स्ट्रेन नहीं है, और उसको हमको क्लिनिकल सिम्टम्स और एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोस करके पेशेंट को सिम्टम्स के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से हमें उसे मैनेज करना होता है। ट्रीटमेंट जनरली स्प्रेन वाले पेशेंट्स बहुत 70 to 80% पेशेंट जो होते हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइजेज, मेडिकेशंस और ब्रेसेस से रिकवर कर जाते हैं। ग्रेड 2 टीयर्स जिसमें एक बंडल डैमेज होता है, उसमें डिपेंड करता है कि डैमेज कितना है और लैक्सिटी कितनी परसिस्ट करती है। बट पहला हमारा अप्रोच हमेशा सर्जरी अवॉइड करने का होता है। हम उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में मेडिसिन एक्सरसाइजेस सिखा के उसको ब्रेसिंग वगैरह बता के कैसे करना है सब करा के भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो रिकवर कर जाते हैं। और 50 to 70% पेशेंट्स जो होते हैं ग्रेड 2 के, जैसे पार्शियल टीयर होता है, उनको रिकवरी हो जाती है और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेड 3 टीयर जिसमें कंप्लीट होता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कभी कभी आपको सिम्टम्स कम महसूस होती हैं बट जॉइंट में डैमेज होता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बहुत सारे पेशेंट्स अपने थाई की मसल्स मेंटेन कर लेते हैं, उससे उनको जॉइंट में स्टेबिलिटी आ रही होती है, बट चांसेस सर्जरी के एसीएल के ग्रेड 3 में भी 20 से 25% पेशेंट होते हैं जिनको हम लोग कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेते हैं और उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और एसीएल सर्जरी कोई भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है कि आपको ज़रूरी है तुरंत कराने की, बट हमें रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है कि सिम्टम्स के साथ साथ जॉइंट की कंडीशन भी ख़राब ना हो। नहीं तो फिर कभी कभी सिम्टम पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है क्योंकि पेशेंट अपना वजन उस घुटने पे न दे के दूसरे घुटने में देना शुरू कर देता है और उसकी प्रॉब्लम कम हो जाती है, लेकिन जॉइंट के अंदर की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। और वो प्रॉब्लम जो होती है, वो जो टीयर होता है, वो धीरे धीरे करके कार्टिलेज, मेनिस्कस और अदर दूसरे लिगामेंट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको ग्रेड 3 टीयर में हमें थोड़ा सा एग्जामिन करके फॉलोअप में रहना चाहिए और डॉक्टर को दिखाते रहिए। आप समझते रहिए कि प्रॉब्लम है नहीं है, कि किस कंडीशन में हमें कुछ करने की ज़रूरत है या किस कंडीशन में हमें बिना कुछ किए भी हम निकल सकते हैं एक्सरसाइजेज और मेडिकेशंस और रिहैबिलिटेशन के थ्रू। तो अगर मैं इस तरीके से बताना चाहूँ स्प्रेन और टीयर के बारे में, तो मैं कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें कि स्प्रेन, सिर्फ पहली चीज़ ध्यान रखें कि हर एक एसीएल स्प्रेन और टीयर को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और न ही सारे एसीएल स्प्रेन
और एसीएल टियर या पार्शियल टियर कंजर्वेटिवली मैनेज किए जाने चाहिए। दोनों में हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है मरीज का एग्जामिनेशन करके। सिर्फ एमआरआई से समझ में नहीं आ सकता है। एमआरआई हमें सिर्फ एक आइडिया देता है कि आपकी जॉइंट की कंडीशन एक बार देखने में कैसी लग रही है, लेकिन उस पर स्ट्रेस डालने के बाद, जैसे रस्सी को आप सिंपल रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कैसा है, उस पर वजन डालेंगे तो समझ में आएगा कि वो कैसा लूज है या नहीं है। ऐसे ही हमें जॉइंट को लोड दे के समझना पड़ता है कि जॉइंट में कैसी कंडीशन है। उस बेसिस पे हम आगे डिसाइड कर पाते हैं कि सही ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट का नहीं होना, सही इलाज का नहीं होना सिर्फ एसीएल को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये आपके जॉइंट को खराब करेगा। ओके, तो सतर्क रहें, समझदार बने, अपने प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से समझ लें और सही डॉक्टर को, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखाकर उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसा आपको सूट करे उसे फॉलो करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।